हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबों का हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके में। तो आज मैं आ चुका हूँ बिहार का प्राचीन इतिहास के पार्ट 4 यानी भाग 4 में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कण्व वंश। तो दोस्तों आज मैं स्टार्ट करूँगा कण्व वंश। कण्व वंश 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला था। संस्थापक थे वसुदेव। कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव। कण्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। कण्व वंश के प्रमुख शासक थे वसुदेव, भूमिदेव, नारायण, सुशर्मा और अंतिम शासक थे सुशर्मा। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव यानी मंत्री ने कण्व वंश की स्थापना की। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव यानी कि जो मंत्री थे कण्व वंश की स्थापना की। इस वंश का साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र तक सीमित हो गया था। कण्व वंश ब्राह्मण साम्राज्य था। कण्व वंश का वर्णन सिर्फ पुराण में मिलता है। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे। सुशर्मा का आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया। मित्र वंश ने कुछ समय तक कण्व वंश के बाद पाटलिपुत्रा पर शासन किया था। तो अब हम कुषाण वंश में आएंगे। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो कुषाण युग के अवशेष मगध के इलाकों से प्राप्त हुए हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुयुल कडफिसेस थे। कुषाण चीन के यूची तोखड़ी जाति से संबंधित थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है यानी गद्दी पर बैठने के समय। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन यानी कश्मीर में करवाया था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सबसे पहले सिक्के जारी करने वाले हिंद यूनानी थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की थी। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क के समय हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाणकालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। अब आएंगे गुप्त वंश में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। राजधानी थी पाटलिपुत्र। प्रमुख शासक थे घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व ने की थी। पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्रीगुप्त को आदिराज से संबोधित किया गया है।
पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्रीगुप्त को आदिराज से संबोधित किया गया है। घटोत्कच 280 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक श्रीगुप्त का पुत्र था। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईसा पूर्व से 335 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उन्होंने गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व की शुरुआत की। उन्होंने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर वैशाली राज्य प्राप्त किया। गुप्त काल में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने का सिक्का चलाया था। गुप्त काल में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने का सिक्का चलाया था। इन स्वर्ण सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त व कुमार देवी एवं दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण किया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशल एवं कौशाम्बी पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक एवं परम भागवत यानी प्रथम गुप्त शासक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को ही कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्र प्रकाश भी मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के शासक बनने का साक्ष्य मिला है। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के शासक बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया। समुद्रगुप्त द्वारा स्वयं को इलाहाबाद स्तंभलेख अर्थात प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दहित्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में शासक बना। देवी चंद्रगुप्त एवं हर्षचरित में चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी यानी शकों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। 389 ईस्वी में शकराज रुद्र सिंह पर विजय प्राप्त करने की खुशी में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 389 में शकराज रुद्र सिंह पर विजय प्राप्त करने की खुशी में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए किसके उपलक्ष्य में? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त देवराज देवश्री की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त देवराज देवश्री की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। साव चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। साव चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, शंकु, छपनक, बेताल भट्ट, बराहमिहिर, घटकपर और बड़रुचि थे। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। रजत यानी चांदी के सिक्के की शुरुआत सर्वप्रथम इसी ने की जिन्हें रूपक या रूपयक कहा जाता था।
चांदी के सिक्के की शुरुआत सर्वप्रथम इसी ने की जिन्हें रूपक या रुपयक कहा जाता था। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अब कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही प्राप्त हुए हैं। मंदसौर अभिलेख यानी वत्स भट्टी रचित प्रशस्ति से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता था कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त शासक बना। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों में हुनों को मलेक्ष कहा गया है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित का पुनरुद्धार किया था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों यानी हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। कहौम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शक्रादित्य थी। कहौम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शक्रादित्य थी। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में पलकानब ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। संस्कृत गुप्त राजाओं को शासकीय भाषा थी। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। बिहार गुप्तोत्तर काल। पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। सर्वश्रेष्ठ शासक थे धर्मपाल और देवपाल। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक था महिपाल प्रथम। अंतिम शासक था रामपाल। नालंदा एवं कुड़कीहार यानी गया से पालकालीन सांचे में ढली कांस्य प्रतिमाओं के साक्ष्य मिले हैं। पाल शासक पाटलिपुत्रा से अपना आदेश पारित करते थे। हर्षवर्धन के पतन के बाद बिहार बंगाल क्षेत्र में एक शक्तिशाली वंश के रूप में पाल वंश का उदय हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल 570 ईस्वी से 770 ईस्वी। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा गोपाल को शासक चुना गया था। गोपाल ने बिहार शरीफ, नालंदा में
हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के तट पर ओदंतपुरी महाविहार एवं विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओदंतपुरी महाविहार पंचानन नदी के किनारे स्थित था। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया। धर्मपाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी गोपाल के बाद धर्मपाल शासक बना। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक तथा चक्रायुध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया। धर्मपाल के शासनकाल में ही पाल वंश, गुर्जर, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। धर्मपाल को प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया। धर्मपाल को प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया। धर्मपाल ने भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। धर्मपाल ने भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर गांव में सोमपुरा महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोड्डल ने इसे उत्तरापथ स्वामीन कहा है। देवपाल 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक। धर्मपाल के बाद पाल वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक देवपाल था। देवपाल की माता का नाम रत्ना देवी था। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। उसने प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय तथा कंबोज के हुनों को पराजित किया। इसने जावा, सुमात्रा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनाने हेतु 5 गांव प्रदान किए। अरब यात्री सुलेमान ने समकालीन सभी शासकों में देवपाल को सर्वश्रेष्ठ शासक माना है। अरब यात्री सुलेमान ने समकालीन सभी शासकों में देवपाल को सर्वश्रेष्ठ शासक माना है। अरबों द्वारा पाल राज्य को रूह माँ कहा जाता था। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठपाल धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठपाल धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। महिपाल प्रथम, उसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसके समय में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया। बौद्ध भिक्षु अतीश दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा। अब देखिए रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासनकाल में कैबर्त विद्रोह हुआ था। संध्याकर नंदी की रचना रामचरित्र रामपाल से संबंधित है। बिहार सेन वंश। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश की स्थापना हुई। राजधानी नदिया और लखनऊती। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, पालों के अधीनस्थ सामंत। इस वंश का शक्तिशाली शासक विजय सेन था। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। विजय का सेन वर्णन देवपाड़ा ताम्रपत्र बंगाल में मिलता है। विजय सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक 2 पुस्तकों की रचना की थी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। विजय सेन शैव धर्म एवं लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित कर बिहार बंगाल को तुर्कों के अधीन कर दिया। बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित कर बिहार बंगाल को तुर्कों के अधीन कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस थैंक यू दोस्तों।